एक बार एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया जाता है, यानी कि रेड लाइट एरिया के कोठे पे जाता है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर प्रवेश करता है तो देखता है सामने लगभग 20 लड़कियां खड़ी हुई हैं और आज उसको पूरी आज़ादी थी कि उन 20 लड़कियों में से किसी एक लड़की को वो चुन ले। वो सभी लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं, उन्होंने पूरा मेकअप किया हुआ था, छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। अब उन सभी लड़कियों में से उसकी नज़र एक लड़की पे जाके रुक जाती है। अब जो लड़की वो उस लड़की को देखता है तो वो चेहरा उसको जाना पहचाना सा दिखता है, लेकिन जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो कुछ अलग पहने हुए थे। अब वो लड़की को अच्छी तरह से देखता है तो जो लड़की होती है वो उसकी तरफ देखती है तो अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। अब वो व्यक्ति कहता है कि मुझे इसी लड़की के साथ जाना है। अब वो उस लड़की के साथ कमरे के अंदर जाता है, उससे थोड़ी देर बात करता है। अब जब उससे बात करता है तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो उसी की पत्नी है और आज रेड लाइट एरिया पर है। तब उससे वो बात करता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर उसकी पत्नी रेड लाइट एरिया पर कैसे आ गई। अब वो सोचता है कि वो क्या करे क्या ना करे। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और उन सवालों का जवाब वो जानना चाहता है। अब वो कुछ ऐसा कदम उठाता है कि अगर आप उस कदम को सुनेंगे तो आप भी उसको सैल्यूट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी महिला से जब कोई गलती हो जाती है ना तो लोग उसे माफ़ नहीं करते, बल्कि जो पुरुषों की गलती होती है उन्हें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर इस इंसान ने उस महिला की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए जो कदम उठाया है वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची कहानी है कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु की। दरअसल एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है साहिल, और साहिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है तो उसकी कंपनी ने उसे किसी असाइनमेंट के लिए मुंबई बुलाया होता है। उसे मल्टीनेशनल कंपनी में बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि आप यहाँ पे आइए, आपको ये काम करना है। अभी लगभग 2 या 3 महीने ही हुए हैं उसकी शादी को और उसको मुंबई बुलाया गया है। अब वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो कंपनी थी वो बहुत बड़ी थी। अब उसे उस कंपनी की वजह से, अपने काम की वजह से बेंगलुरु से मुंबई जाना पड़ता है। अब जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो 2-4 हफ्ते काम करता है। अब 2-4 हफ्ते काम करता है, वहाँ पे अच्छी तरह से रहना चालू हो जाता है उसका। तो वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और अपनी पत्नी से कहता है क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। अब जैसे ही उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा तो बचपन का सपना था कि मैं मुंबई जाऊं और मुंबई को वहाँ पे जाके देखूं, क्योंकि मैंने कभी मुंबई देखा ही नहीं और मैं बस बचपन में बस टीवी में देखा या फिल्मों में देखा है मुंबई, और अब मुंबई मेरे को साक्षात देखने के लिए मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है। अब वो जब ये वाली बात अपने पति से कहती है तो उसका पति कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7 अक्टूबर सन 2011 को तुम्हारा मैंने मुंबई के लिए रिजर्वेशन करा दिया है। इतनी तारीख को इस वाले रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी ट्रेन मिलेगी और वहाँ पे बैठिए और आप अपना सफ़र करके आप सीधे मुंबई आइए और मुंबई स्टेशन पर मैं आपको मिलूँगा। अब 7 अक्टूबर आती है और 7 अक्टूबर को वो अपनी जो तैयारी करके पूरी बैग बांध के सीधे बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और अपनी जो निर्धारित बोगी होती है उसमें जाके अपनी निर्धारित सीट पर जाके बैठ जाती है। अब वो सबसे पहले फ़ोन करती है अपनी सास ससुर को और कहती है मम्मी मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, अपनी सीट पर बैठी हूँ, आप चिंता नहीं कीजिएगा, लगभग 16-17 घंटे का सफ़र है और मैं टाइम से मुंबई पहुँच जाऊँगी। अब पहला फ़ोन हो चुका था। अब वो दूसरा फ़ोन करती है अपने पति साहिल को और उससे कहती है कि हाँ जी मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, अब परेशान मत होना, मैं अपने आप टाइम से आ जाऊँगी, बस आप मुझे स्टेशन पे लेने आ जाना। तो साहिल कहता है परेशान मुझे नहीं होना, तुम अपने आप को देखो, तुम परेशान मत होना, आराम से बैठना, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, किसी से खाने पीने की चीज़ नहीं लेना, ठीक है। इस तरह से साहिल अपनी पत्नी को समझाता है। अब ट्रेन चल पड़ी है और ट्रेन आगे जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी सीट के सामने एक और सीट होती है। अब उस सीट पे 2 व्यक्ति बैठे हुए होते हैं और वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते, वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। अब जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो वो एक दूसरे से उनका परिचय लेते हैं कि भैया आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मुंबई पहली बार जा रहे हो, क्या कोई काम करते हो वहाँ पे। तो वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले रहे थे। लेकिन इनके सामने जो महिला बैठी है उसका नाम है तानिया, और तानिया किसी से भी बात नहीं कर रही। अगर वो किसी से बात कर रही है तो वो सिर्फ फ़ोन पे कर रही है।
और अपने परिवार वालों से, अपने सास ससुर से और अपने पति से। और अपने पति से वो लंबे टाइम तक बात करती है और बार बार खिड़की खोलती है और बताती है, देखिए मैं इतनी दूर पहुंच गई हूँ, इतने घंटे में पहुंच जाएगी ट्रेन, और देखिए बाहर का नज़ारा इतना सुंदर है, और आप चिंता मत करना, इतने बजे टाइम से आ जाना, क्योंकि मेरी ट्रेन पहुंच जाएगी। मालूम चली मैं तुम्हारा आपका इंतजार करती रही, तो आप टाइम से आ जाना, लेकिन मुझे ट्रेन में कोई परेशानी नहीं हो रही है और आप चिंता मत करना। अब जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही होती है, तो जो वो 2 आदमी बैठे थे उनमें से एक आदमी तानिया को देखता है कि वो फ़ोन पे अपने पति से बात कर रही है कि मैं मुंबई आ रही हूँ, मुंबई में ये करेंगे, मुंबई में वो करेंगे, और ट्रेन के बाहर ऐसा दिख रहा है। तो एक आदमी उससे पूछता है कि बहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रेन में पहली बार बैठी हैं, मतलब ट्रेन का सफ़र पहली बार कर रही हैं, और वो भी मुंबई का। वो कहती है कि हाँ, मैंने ट्रेन में सफ़र तो बहुत किया है, लेकिन पहली बार मैं मुंबई अकेले जा रही हूँ। अब वो दोनों आदमी कहते हैं कि बहन जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी मुंबई जा रहे हैं, और कोई परेशानी हो तो आप हमें बता देना। अब क्या होता है, उन लोगों में बातचीत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लंबा सफ़र है भाई। तो ट्रेन में जो होता क्या है कि एक दूसरे से आमने सामने वाले से बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब ट्रेन चलती है तो वो क्या करते हैं, दोनों वहाँ पे अपना खाना निकालते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, तो उससे पूछते हैं, बहन जी आप कुछ खाएंगे इसमें से? तो वो मना कर देती है कि नहीं भैया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब कोई बात नहीं, अब ट्रेन चल रही है तो उन लोगों में बातचीत अच्छी चल रही होती है। अब तानिया क्या करती है, वो अपना खाने के लिए निकालती है। अब जैसे वो खाने के लिए निकालती है, वो खाने लगती है, तो वो देखती है कि वो दोनों आदमी उसकी ओर देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो तानिया को थोड़ी शर्म आती है कि भाई उन लोगों ने मेरे से खाने के लिए पूछा, तो मेरा भी फर्ज बनता है खाने के लिए पूछने का। तो वो तानिया क्या करती है, जो वो खा रही होती है, स्नैक्स हो या जो भी खाने का आइटम हो, वो खा रही होती है, तो उनके आगे वो कहती है, भाई साहब आप खाएंगे? तो पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन उनमें से एक उसमें से निकाल के खा लेता है। अब जैसे ही वो खाता है तो दूसरा वाला भी खा लेता है। अब कोई बात नहीं, तानिया खाती है, तो अब वो आदमी दोबारा से अपना कुछ निकालते हैं, स्नैक्स वगैरह। तो वो अब बहन जी के आगे करते हैं कि लीजिए बहन जी, आप एक तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं, खा लीजिए। अब वो ना चाहते हुए भी तानिया उसमें से उनका थोड़ा सा खा लेती है। कोई बात नहीं, अब समय गुजरता है। अब भाई देखो, सोना तो है नहीं, तो थोड़ी बहुत बातचीत भी होने लगती है। अब वो तानिया अपने पति को फ़ोन करती है, लोकेशन देखती है पहले तो, फिर अपने पति को फ़ोन करती है और उनसे कहती है, हाँ जी 150 किलोमीटर रह गया है, मैं पहुंचने वाली हूँ। तो उसका पति कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा मिलूँगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब समय बीतता जाता है। अब वो आदमी जो होते हैं चाय वाले को बुलाते हैं, हाँ भाई जरा 3 चाय दे देना। तो बहन जी आप चाय तो पियोगी? वो कहे नहीं पीऊँगी। अरे कोई बात नहीं, आप पी लीजिए। हाँ भाई 3 चाय दे दो। अब वो लोग तीनों लोग चाय पीते हैं, जिसमें तानिया होती है वो भी चाय पी लेती है। अब जैसे ही तानिया चाय पीती है तो उसको नींद आने लगती है और उसकी आंख लग जाती है। और लगभग 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं। अब 2-2.5 घंटे बाद जब उसकी हल्की हल्की आंख खुलती हैं, तो वो देखती है कि वो ट्रेन की बोगी में नहीं बैठी, बल्कि वो किसी कार में बैठी है, और वो कार बहुत ज़ोर से चल रही है। अब वो देखती है कि उसके आसपास कौन है। अब वो आसपास देखती है तो उसके पास वो दोनों ही व्यक्ति बैठे होते हैं। अब इस कार में एक तीसरा व्यक्ति और होता है, जो कि गाड़ी चला रहा होता है। अब तान्या बाहर की ओर देखती है कि गाड़ी बहुत ज़ोर से चल रही है। ये दोनों वही व्यक्ति हैं जो मेरे को ट्रेन में मिले थे, इन्होंने मुझे चाय पिलाई थी, और तीसरा व्यक्ति जो है वो गाड़ी चला रहा है। तो तान्या समझ जाती है कि उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना हो चुकी है, हो सकता है उसका किडनैप भी हो चुका हो। अब तान्या उन दोनों आदमियों से पूछती है कि भैया मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। जैसे ही तान्या उनसे ये वाली बात बोलती है, तो उसमें एक जोरदार थप्पड़ मारा जाता है और उससे बोला जाता है कि चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो तुम्हें और ज़ोर से पीटा जाएगा। दरअसल हुआ क्या था, जब तान्या ने चाय पी थी उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था, और तान्या अभी आधी अधूरी होश में आई है, पूरी तरह से होश में नहीं आई। तो वो उनका विरोध भी नहीं कर सकती कि गाड़ी में से चिल्ला ले, शोर मचाए कि कोई उसकी मदद के लिए आ जाए। अब गाड़ी चलते चलते एक इलाके में पहुंच जाती है, और अब वो दोनों आदमी उस तान्या को ऐसे निकालते हैं जैसे कि वो बीमारी की हालत में है, क्योंकि वो आधी अधूरी बेहोश थी और आधी अधूरी होश में थी। अब दोनों लोग एक एक कंधे पे उसका हाथ रखते हैं और चलते हैं, और शायद ऐसे ही उन्होंने ट्रेन में से उस तान्या को निकाला होगा, तो लोगों का उसके ऊपर शक भी नहीं गया कि इसका महिला का किडनैप हो रहा है या इसके परिवार के लोग हैं, बीमार है, सही है। तो वो लोग उसे निकाल के उसके ऐसे उठा के ले जाते हैं जैसे कि बीमार है, और लोगों को भी ये लगे कि जैसे उनके घर के परिवार की कोई उनकी परिचित महिला है। और अब वो दोनों
तान्या को लेकर मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में पहुंच जाते हैं और जो कोठे की मालकिन होती है उससे वो उस औरत का यानी कि तान्या का भाव लगा रहे होते हैं। अब वो बहुत देर तक उन दोनों के बीच में बार्गेनिंग हो रही होती है क्योंकि वो महिला का रेट तय करना था। अब उसकी रेट तय होती है 45,000 रुपये। तान्या को हल्का हल्का होश आने लगता है। तान्या उन दोनों के आगे गिड़गिड़ाती है कि भैया मेरे पति रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे आप कहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। तान्या को पता चल चुका था कि वो उसकी रेट लग चुकी है और वो बिक चुकी है। वो उन लोगों के आगे गिड़गिड़ा रही होती है तो वो दोनों लोग उसे धक्का मार के वहाँ से चले जाते हैं। अब तान्या कोठे पे बेची जा चुकी है। अब वो जब देखती है उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां खड़ी होती हैं और उन सब ने ऐसे कपड़े पहने हुए होते हैं कि जिन्हें देख के कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। अब तान्या ये सब कुछ देखती है तो वहाँ पे शोर मचाती है, उन लोगों का विरोध करती है। अब जैसे ही वो शोर मचाने लगती है तो कोठे की जो मालकिन होती है वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि इसे ले जाके अंदर बंद कर दो। अब जैसे ही वो अंदर उसे घसीट के ले जाते हैं तो वो शोर मचाती है तो उसे कुर्सी से बांध देते हैं और वो जब ज़्यादा जोर से शोर मचा रही थी तो उसके मुंह को वो कपड़े से बांध देते हैं। दोस्तों 7 अक्टूबर को वो अपने घर से चली थी, 8 अक्टूबर को वो मुंबई पहुंच गई थी। अब ऐसे ही एक एक दिन गुजर रहा होता है और ऐसे ही गुजरते गुजरते अब 15 दिन हो जाते हैं तान्या को उस कोठे पर। और अब उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर जब उसका इंतज़ार कर रहा होता है तो ट्रेन पूरी खाली हो जाती है लेकिन तान्या नहीं निकलती। अब वो वहाँ पे उसे ढूंढता है वो, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। अब वो उसके फ़ोन पे फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब वो कहता है कहाँ गई। वो अपने घर पे फ़ोन करता है, घर वालों को पता नहीं, उन्हें बोला कि वो ट्रेन में आई थी। अब वो वहाँ पे उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती। और अब वो उसमें रेलवे स्टेशन की पुलिस चौकी में भी जाता है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। वो बड़ा परेशान उसका पति। अब क्या करता है, वो बेंगलुरु जाता है। बेंगलुरु पे भी वो शिकायत करता है, सीसीटीवी कैमरे में देखता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी स्टेशन पे आई है और उस बोगी में भी बैठी है जिसकी उसने टिकट दी थी। लेकिन अब तान्या है तो कहाँ है। वो तमाम कोशिश करता है अपनी पत्नी को ढूंढने की लेकिन उसे उसकी पत्नी नहीं मिलती। और इधर जो तान्या थी उसके साथ में जास्ती हो रही थी, उसे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और जितनी भी हैवानियत हो सकती है उसके साथ निभाई जा रही थी। उसके साथ इतनी जास्ती हो रही थी कि तान्या उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसे खाना नहीं दिया जा रहा था, उससे कहा जा रहा था कि तू धंधे पर बैठ, लेकिन तान्या नहीं मान रही। अब क्या किया जाए, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है लेकिन तान्या अभी मान ही नहीं रही। अब धीरे धीरे दिन गुजर रहे हैं। अब लेकिन 16वें दिन जो कोठे की मालकिन होती है सुनीता पुजारी, वो तान्या से कहती है कि अगर आज तुम तैयार नहीं हुई और ग्राहक के साथ जाके नहीं बैठी तो आज तुम्हारे साथ वो हश्र किया जाएगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वहाँ पे खड़ी हुई लड़कियों से बोलती है कि लड़कियों इसे समझा दो, अभी मैं प्यार से बोल रही हूँ लेकिन आगे ये सोच नहीं सकती, मैं इसके साथ वो कर दूंगी। अब वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो तान्या को समझाने की कोशिश करती हैं कि तान्या अब जो भी है अपने पास्ट को तुम भूल जाओ, अब तुम्हें यहीं पे रहना है, यहीं पे खाना है, यहीं पे पीना है और तुम्हें यही काम करना है। अगर तुम सोच रही हो कि तुम्हें यहाँ पे कोई बचाने आ जाएगा तो अब ये मत सोचो, ये तुम्हारी गलतफहमी है क्योंकि तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा के ले जा सकता। अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी यहीं पे काटनी है। अब 16वें दिन तब ये सारी बातें तान्या सुनती है तो वो अब टूट जाती है। वो तैयार हो जाती है काम करने के लिए। अब तान्या भी ऐसे ही कपड़े पहनती है जिसे देख के कोई भी पुरुष उसकी तरफ आकर्षित हो, उत्तेजित हो। और आज जैसे ही तान्या तैयार होकर बाहर आती है तो एक आदमी आके उन 20-22 लड़कियों में से तान्या को ही पसंद करता है। अब वो उसे तान्या को लेकर जैसे ही कमरे में जाता है, अपना दरवाज़ा लगाता है और ऊपर से जैसे ही चटकनी बंद करता है तभी तान्या उस आदमी के आगे रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और रोती भी ऐसे है कि उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर ना जाए। और तान्या इतनी बुरी तरह से रो रही थी दोस्तों कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे लेकिन उसकी मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तान्या उस आदमी के पैर को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोती है और कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ कोई भी गलत काम नहीं कीजिए। मैं तो पहली बार मुंबई आई हूँ, मेरे पति साहिल हैं, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था मुंबई घूमने के लिए। पता नहीं किसने मुझे क्या चाय में कोई नशीला पदार्थ पिला दिया और वो मेरे को यहाँ पे ला के बेच गया। अब जब तान्या अपना दुख दर्द उस आदमी को सुना रही होती है तो वो व्यक्ति जो होता है, हालांकि दोस्तों जो कोठे पे जो आदमी जाते हैं वो शरीफ नहीं होते, लेकिन
इस आदमी ने अपनी शराफत का परिचय देते हुए उससे कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे ही तान्या मदद की बात सुनती है तो वो उससे कहती है कि आप मेरी बात मेरे पति से करा दीजिए। और उधर जो साहिल था उसे ढूंढने में रात और दिन एक किए बैठा था, और वो सोच रहा था कि जैसे ही ट्रेन में बैठी थी वो मेरे को फ़ोन कर रही थी, पूरे रास्ते उसने मेरे को फ़ोन किया, सुबह शाम मेरे से घर पे ही रहती थी तब भी फ़ोन पे बात करती थी, लेकिन आज अब उसका फ़ोन भी नहीं आ रहा। अब जैसे ही साहिल के फ़ोन पे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और उसे एक रोती हुई आवाज़ आती है कि मैं तान्या बोल रही हूँ। साहिल पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो तान्या कहती है मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे कोई लाके बेच गया है, मेरे को नहीं मालूम मैं कौन से एरिया में हूँ। साहिल उससे बार बार पूछने की कोशिश करता है कि तुम वहाँ पे कैसे पहुँची, वो सारी बात बताती है। अब वो कहाँ है, किस रेड लाइट एरिया में है, किस कोठे पे है, ये सारी बात की जानकारी वही आदमी साहिल को देता है जो कि अभी तान्या के साथ कमरे में बंद है। अब साहिल तब ये सारी बातें सुनता है तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। अब साहिल सोचता है कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस मेरे साथ में चल के उस कोठे पे जाके रेड मारेगी। अब रेड मारेगी तो उन सबको पता चल जाएगा, हो सकता है कि पुलिस के जाने से पहले ही वो तान्या को वहाँ से गायब कर दें, हो सकता है उसके साथ कुछ गलत कर दें। तो साहिल क्या करता है, वो पुलिस के स्टेशन नहीं जाता, साहिल खुद उस रेड लाइट एरिया में जाता है और उसी कोठे पे जाके लड़कियों को देखने का नंबर लगाता है। अब वो पुराना ग्राहक तो चला गया और अब साहिल उस कोठे पर ग्राहक बन के आया है। अब वो सारी लड़कियों को एक एक करके देखता है। वो कहता है कि मुझे इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, फिर भी जो कोठे की मालकिन होती है उसके आगे लड़कियों को परोसती रहती है। वो उसको उनमें से कुछ, लेकिन उसे उनमें से कोई पसंद नहीं आ रही। तो वो कोठे की मालकिन कहती है कि अरे वो नई वाली लड़की आई है ना, उसे लेके आओ जरा, हो सकता है उसे वो पसंद आ जाए। अब उसके सामने तान्या को लाया जाता है। अब जैसे ही वो तान्या को देखता है कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, कितना मेकअप किया हुआ है, उसकी बीवी उसकी ओर देखती है तो तान्या की आंखें नीचे हो जाती हैं और भर जाती हैं। साहिल कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। अब तान्या को उसके साथ उस कमरे के अंदर भेजा जाता है। अब जैसे ही वो अंदर से गेट लगाता है और तान्या से पूरी जानकारी लेता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या और तुम यहाँ पे कैसे आई। साहिल तान्या से नाराज नहीं होता, उस पर गुस्सा नहीं होता कि तुम रेड लाइट एरिया में आ गई, तुमने गलत काम किया होगा, क्या नहीं किया होगा। वो तान्या को अपने गले से लगाता है और कहता है तुम चिंता मत करो, जो भी होगा सही होगा, अब बस हमें ज़रूरत है थोड़े ठंडे दिमाग से सोचने की। वो कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर हो सकता है हमला करें, हो सकता है ये लोग हमें मार भी दें। अब साहिल को एक तरकीब सूझती है। वो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और पुलिस कंट्रोल रूम में अपनी सारी कहानी सुनाता है। अब वो जब सारी कहानी सुना देता है तो बताता है कि मेरी पत्नी फला रेड लाइट एरिया में फला कोठे पर फला कमरे नंबर के अंदर है और आप लोग आके हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, उस दिन पुलिस ने भी तारीफ़ के काबिल काम किया। मुंबई पुलिस उस दिन हकीकत में सैल्यूट के काबिल रही थी। मैं बात कर रहा हूँ 11 दोस्तों, पुलिस ने भी उस दिन तारीफ़ के काबिल काम किया। मुंबई पुलिस भी उस दिन सैल्यूट के काबिल थी, क्योंकि उस दिन पुलिस अच्छी संख्या में उस कोठे पे आती है और छापा मारती है, उसे हर तरफ से घेर लेती है और कमरों में जो जो आदमी औरत थे उन सबको निकालती है और एक कमरे में उन्हें तान्या और उसका पति मिलते हैं। दोस्तों, उस दिन पुलिस ने भी तारीफ़ के काबिल काम किया था। उस दिन जैसे ही कंट्रोल रूम में ये फ़ोन जाता है तो कंट्रोल रूम में से नज़दीकी पुलिस स्टेशन फ़ोन जाता है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन से पूरी टीम भर के अच्छी संख्या में उस कोठे पर जाती है और वहाँ पे जाके छापा मारती है। अब जैसे ही वहाँ पे छापा मारती है तो बहुत सारे नए नए लड़कियाँ भी मिलती हैं, लड़के भी मिलते हैं कमरों में, और एक कमरे में तभी उन्हें तान्या और उसका पति मिलता है। जब पुलिस उन्हें देखती है तो वाकई उनकी हालत देखने लायक होती है। अब पुलिस उन दोनों को वहाँ से निकालती है। दोस्तों, पुलिस ना केवल तान्या को वहाँ से निकालती है बल्कि ऐसी और भी कई लड़कियाँ थीं जो कि बेवजह किसी के झांसे पे आके, किसी की दवाई खा के या किसी का आशिक उन्हें वहाँ पे लाके बेच जाते थे। उन सब लड़कियों को पुलिस वहाँ से आज़ाद कराती है। अब जो दलाल थे उनके बारे में जब पुलिस जाँच पड़ताल निकालती है तो पता चलता है कि वो दोनों दलाल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर ऐसी निगाह लगाए बैठे रहते थे कि उन्हें कोई लड़की मिल जाए, औरत मिल जाए या छोटी बच्ची मिल जाए जो कि अकेली हो, वो किसी न किसी बहाने से उनको अपने झांसे में फंसाएं और कैसे न कैसे
उन लड़कियों को, औरतों को या बच्चियों को इस कोठे पे लाकर बेच सकें। दोस्तों, तान्या भी तो ऐसे ही बेची गई थी ना। हालांकि तान्या आज अपने पति के पास है। पुलिस ने उसे कोठे पे से छुड़ाकर उसके पति के साथ वापस बेंगलोर भेज दिया है। अब पुलिस ने यहाँ से यानी कि मुंबई से जो कोठे की मालकिन थी सुनीता पुजारी और उसकी पार्टनर रमीदा शेख और इनके साथ में 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। और इन चारों की मदद से उन दोनों दलालों को, जिनने कि उस औरत को इनके कोठे पर ला के बेचा था, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये वाकई साहिल ने बहुत ही बड़ा इंसानियत का और अच्छाई का काम किया कि उसने अपनी पत्नी को बचाया। अगर उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता, वो अपनी पत्नी को कोठे पर देखता तो उसके ऊपर तमाम तरह के लालछन लगाता और उससे कहता कि अब तुम इसी कोठे पर रहो, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साहिल ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए अपनी पत्नी को तो बचाया बचाया, लेकिन साथ में वहाँ पे कई और भी ऐसी लड़कियाँ थी जिनको ऐसे ही बेचा गया था, उन सब की भी उसने जान बचाई। दोस्तों, वाकई साहिल ने इंसानियत का काम किया, इसको सल्यूट किया जाए, क्योंकि ये सल्यूट का हकदार भी है। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी लंबा सफ़र करें या छोटा सफ़र करें, ज़्यादा लोगों से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनका दिया हुआ कुछ भी खाना खाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो तान्या के साथ हुआ था वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि तान्या को तो बेचा गया था, लेकिन उसका पति इतना अच्छा था कि उसने उसे अपना भी लिया। और दूसरी बात, ऐसा करने हैं क्यों भाइयों, सबको छोड़िए। और हाँ, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को विचलित करना या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बस आपको सतर्क करना है।